1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे रेट लिमिटिंग एंजाइम फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, ये आता होता है एमसीक्यू। 13 बीपीजी से क्या बनेगा, 3 बीपीजी, और इसमें क्या है, फास्फो ग्लाइसरेट काइनेज, और इनाइल पाइरोवेट से क्या बनेगा, पाइरोवेट पाइरोवेट काइनेज की मौजूदगी में। रेगुलेशन ऑफ फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट वो कैसे होगी, अब यहाँ पे दो चीजें आपने याद रखनी है, फ्रुक्टोज बाइफॉस्फेट एंड फास्फोफ्रुक्टोज काइनेज 2, ठीक है। आर द सेम, इनका दोनों का क्या है, बाय फ्रिक्शनल, मतलब दोनों डायरेक्शन में आपका ये रिएक्शन चल रहा होता है। जीसी फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, वहां से क्या बन रहा है हमारे पास, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, और यहाँ से फिर बाई डायरेक्शनल जो रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है। अब फास्टिंग स्टेट में क्या होता है, ग्लाइको ग्लूकागोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसने मोर एंड मोर ग्लूकोनियोजेनेसिस करनी होती है। ग्लूकागोन इंक्रीज होगा, साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होगा, इंक्रीज प्रोटीन काइनेज ए होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा एफबीपीएस 2 और फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2, ये दोनों फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। उससे क्या होगा, लेस ग्लाइकोलाइसिस और मोर ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि फास्टिंग स्टेट में हमें ग्लूकोज की जरूरत है, इसी वजह से ग्लाइकोजन ने जहां से भी मर्जी लाना है हमें ग्लूकोज ला के देना है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी फीडिंग स्टेट। फीडिंग स्टेट में क्या होता है, क्योंकि ग्लूकोज हमारे पास एक्सेस वे में है, तो क्या होगा, इंसुलिन आ जाएगी। इंसुलिन ने क्या करना है, साइक्लिक एएमपी को कम कर देना है, प्रोटीन काइनेज ए को कम कर देना है, उसे कहना है भाई प्रोटीन नहीं तोड़नी, ठीक है। उससे क्या होगा, डिक्रीज एफबीपीएस 2 हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा और लेस ग्लूकोनियोजेनेसिस कम बनेगी। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में हमने फीड किया हुआ है ना, तो आफ्टर फीड क्या होता है, ग्लूकोज ज्यादा होती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स, ये हमने मैम पहले भी पढ़ा था। एक्सक्यूज मी, आपने आज टेस्ट डिस्कस कराना है? अच्छा, एंजाइम के कोफैक्टर हमने पहले भी डिस्कस कर लिए थे, कौन से थे, द लवली कोएंजाइम फॉर द लवली कोएंजाइम फॉर नट्स, इसमें क्या था, डी से टी से है हमारे पास थायमीन पायरोफॉस्फेट, एल से है हमारे पास लिपोइक एसिड, और सी से क्या है हमारे पास कोएंजाइम ए, एफ से फैड और एन से नैट। ये जरूरी थे हमारे लिए, ठीक है। और टीसीए साइकिल बच्चों कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो बोथ में हो रहे हैं वो कौन कौन से, हीम सिंथेसिस, यूरिया और ग्लूकोनियोजेनेसिस। वेरी गुड, यूरिया और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स डेफिशिएंसी वाई, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, इसके फाइंडिंग्स में आता है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आएगा, लैक्टिक एसिडोसिस होगा, इंक्रीज सीरम एलानिन स्टार्टिंग इन इन्फेंसी, और ट्रीटमेंट में क्या देंगे, इंक्रीज इनटेक ऑफ कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, बच्चों कौन से थे, ल्यूसीन एंड लाइसिन। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है, पायरुवेट मेटाबॉलिज्म, उसमें क्या क्या होगा, एलानिन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा, एसिटाइल कोए बनेगा, यही एसिटाइल कोए आपका फर्दर जो है उसमें जाता है, टीसीए साइकिल में जाता है, और लैक्टेट कोरी साइकिल ये शुरू होता है। अब मुझे ये बताओ कि जो टीसीए साइकिल है उसमें टोटल कितना एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, 23। नहीं, टोटल 10 एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, वो जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी ना उसमें दो आपको कैलकुलेशन बताई है, ओल्ड भी न्यू भी, ठीक है। तो वो दोनों एक दफा फिर से देख लेना। टीसीए साइकिल में टोटल क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 3 NADH और 1 FADH2, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 1 GTP पर एसिटाइल कोए बनता है, तो उससे कितना आएंगे, टोटल 10 ATP। इसकी पूरी कैलकुलेशन करके मैंने आपको बताई हुई है, 5-6 मिनट से ज्यादा का नहीं है, वो सुन लेना। एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज,
उसमें क्या होगा, एलानिन कैरीज अमाइनो ग्रुप टू द लीवर फ्रॉम द मसल। एलानिन क्या करता है, लीवर में लेके जाता है मसल से अमाइनो ग्रुप को। पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, उसमें क्या होगा, ऑक्सैलो एसीटेट कैन रिप्लेनिश TCA cycle are be used in gluconeogenesis। मतलब पायरोवेट कार्बोक्सिलेज में ऑक्सैलो एसीटेट जो है ना वो यूज हो सकता है आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस में। उसके बाद है पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज, उसमें क्या है, B1 B2 B3 एंड B5 एंड लिपोइक एसिड ट्रांजिशन होती है फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस टू द TCA साइकिल। और लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, बाकी चीजें नहीं याद रहती हैं, सिर्फ इतना याद रखो, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंड ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में मेजर पाथवे कहाँ पे होगा इसका, आरबीसीज में, WBCs, किडनी, मेडुला, लेंस, टेस्टिस एंड कॉर्निया। अच्छा, नेक्स्ट आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 का देख लो। NADH इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर कहाँ पे ट्रांसफर होता है, टू द कॉम्प्लेक्स 1। ये देखो, ये आपका कॉम्प्लेक्स 1 है, यहाँ पे NADH से NAD प्लस बन रहा है, कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स 1 वाली जगह पे। अब नेक्स्ट क्या है, FADH2 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू द कॉम्प्लेक्स 2। ये है आपका कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे एंजाइम है, और क्या हो रहा है, FADH2 कन्वर्ट हो रहा है इनटू FAD में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 देखो, इन दोनों के दरमियान क्या आ रहा है हमारे पास, साइटोक्रोम C आ रहा है, और कॉम्प्लेक्स 4 के ऊपर क्या आ रहा है, साइनाइड पॉइजनिंग। ये वाला आपके पास MCQ आता है, साइनाइड पॉइजनिंग वाला कहाँ पे एक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स 4 पे। और कॉम्प्लेक्स 5 पे क्या हो रहा है, हमारे पास ATP प्रोड्यूस हो रहा है, ADP से ATP। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1 NAD8 से कितना ATP मिलते हैं आपको, 2.5 ATP मिलते हैं 1 NAD8 से। और 1 FADH2 से कितना मिल रहे हैं, 1.5 ATP मिल रहे हैं। और NADH इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कैसे, वाया मैलेट एस्पार्टेट या फिर ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल। अब दोनों क्योंकि डिफरेंट है, ठीक है, एक मैलेट शटल है और दूसरा क्या है, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल है। अब जो मैलेट शटल है वो कितना दे रहा है, वो आपको 32 नेट ATP दे रहा है, जबकि जो आपका ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल है वो कितना दे रहा है, 30 नेट ATP दे रहा है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 32 एंड 30 वाले, ठीक है। उसके बाद है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस ओनली 2 नेट ATP। एनारोबिक में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 नेट ATP प्रोड्यूस होते हैं आपके। और एस्प्रिन ओवरडोज की वजह से क्या होगा, अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, जिसकी वजह से हाइपरथर्मिया होता है। ये सारे आपके MCQ हैं जो हाईलाइट किए हैं। आगे ये हमने पढ़ लिए थे, इसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, PVT टीम हॉल से। और एसिडिक एंड बेसिक हमने देखने हैं कि कौन कौन से होते हैं। अच्छा, जो इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं बच्चों, कौन कौन से हैं, PVT टीम हॉल। वो पी वाला भूल गया मुझे, पाइलोनेफ्रीन क्या कहते हैं उसको। नाइलेनानीन, हाँ, फिनाइल एलानीन, बी से वेलिन, टी से ट्रिप्टोफैन, टी से थ्रियोनीन, फिर आइसोल्यूसिन, मिथियोनीन, हिस्टिडीन, लाइसिन और ल्यूसिन। वेरी गुड। उसके बाद है हमारे पास ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, वो कौन से हैं, मिथियोनिन है, हिस्टिडीन है एंड विलीन में क्या है। अच्छा, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड में क्या है हमारे पास, मिथियोनिन, हिस्टिडीन एंड विलीन। और ग्लूकोजेनिक आर कीटोजेनिक, इसमें क्या आता है, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफान। और कीटोजेनिक में किटी के दो बच्चे ल्यूसिन एंड लाइसिन आते हैं। उसके बाद एसिडिक, एसिडिक अपने नाम से ही बता रहा है, एसिड वाले जो होंगे, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, नेगेटिवली चार्ज एट बॉडी पीएच। बॉडी पीएच पे एसिडिक जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। उसके बाद है बेसिक, बेसिक में क्या आता है, आर्जिनिन, हिस्टिडीन एंड लाइसिन। आर्जिनिन इज मोस्ट बेसिक, ठीक है। और हिस्टिडीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता एट बॉडी पीएच। आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन रिक्वायर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ के या डेवलपमेंटल पीरियड में जो है आर्जिनिन जरूरी है और हिस्टिडीन जरूरी है। आर्जिनिन एंड लाइसिन आर इंक्रीज इन हिस्टोन विच बाइंड नेगेटिवली चार्ज DNA। बस आपको पता होना चाहिए बेसिक कौन से हैं, एसिडिक कौन से हैं, ग्रोथ वाले पीरियड में कौन से दो जरूरी है। ग्रोथ पीरियड में कौन से जरूरी है, Margin and history. गुड। फिनाइल कीटोन यूरिया क्या होता है बच्चों,
उसमें फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज वाला एंजाइम डेफिशिएंट होता है। गुड। अच्छा देखो, कास्ट बाय डिक्रीज फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, उससे क्या होगा, टायरोसिन बिकम इसेंशियल और इंक्रीज फिनाइल एलानिन, और उससे क्या होगा, इंक्रीज फिनाइल कीटोन इन द यूरिन। ये है कौन सी डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। स्क्रीनिंग आप कर सकते हैं 2 to 3 डे आफ्टर बर्थ। और फाइंडिंग में क्या आता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, माइक्रोसेफेली होगी, सीजर्स, हाइपोपिगमेंटेड स्किन, एक्जिमा, मस्टी बॉडी ऑर्डर आता है। और ट्रीटमेंट में क्या देना आपने, डिक्रीज फिनाइलएलानिन, इंक्रीज टायरोसिन इन डाइट, जैसे सोया प्रोडक्ट, चिकन, फिश, मिल्क, इस तरह की सारी सप्लीमेंटेशन देनी है। और पेशेंट विद द पीकेयू मस्ट अवॉइड द आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम विच कंटेन फिनाइलएलानिन। ये चीज बस इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास मैपल सिरप यूरिन डिजीज। इसमें क्या होता है, और मस्ती ऑर्डर स्मेल आ रही होती है। गुड। देखो, ब्लॉक डिग्रेडेशन ऑफ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, उसमें क्या है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है एंड वेलिन है। ड्यू टू किसकी वजह से, नहीं, ये वाले भी याद करने हैं कि ब्रांच में कौन से आते हैं और ये वाले कौन से, ये तो सेकंड ईयर बायोकेम में याद किए थे, ये सारे याद करने। अच्छा क्या होगा इसमें, डिक्रीज ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस, काज क्या है, इंक्रीज अल्फा कीटो एसिड इन द ब्लड स्पेशली ल्यूसिन की वजह से। ट्रीटमेंट में क्या देंगे, रिस्ट्रिक्शन ऑफ आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और वेलिन इन द डाइट और थायमीन सप्लीमेंटेशन। है क्या, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। प्रेजेंट कैसे करती है, वॉमिटिंग, पुअर फीडिंग, यूरिन स्मेल लाइक मैपल सिरप, अक्सर यही आता है, मैपल सिरप लाइक यूरिन जो है वो आता है, या बर्न्ट शुगर स्मेल आती है। डिक्रीज प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिक्लाइन। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एल्केप्टन यूरिया, इसमें क्या होगा, कंजेनिटल डेफिशिएंसी ऑफ होमोजेनेस्टेट ऑक्सीडेज in degradative pathway of the tyrosine to fumarate। अब ये क्या है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, इसकी फाइंडिंग में क्या आएगा, ब्लूइश ब्लैक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, और साथ में एयर कार्टिलेज एंड स्क्लेरा। यूरिन टर्न इनटू ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एयर। मेन जो चीज है ना वो यही आती है, यूरिन जो है वो ब्लैक हो जाता है ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एयर। नेक्स्ट है हमारे पास होमोसिस्टीन यूरिया। ये क्या है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, सिस्टा थायोनीन सिंथेस की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, और या फिर डिक्रीज एफिनिटी ऑफ सिस्टा थायोनेज सिंथेस फॉर द पायरिडॉक्सिल फास्फेट, या फिर मिथियोनिन सिंथेस ये अफेक्टेड होता है, या फिर क्या होगा हमारे पास, मिथाइल मिथाइल एंड टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब इसमें ये सारी चीजें आपने याद नहीं रखनी, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सिस्टाथायोनीन सिंथेस की डेफिशिएंसी होती है इसमें, बाकी इतना सारी चीजें नहीं आती। अच्छा उसके बाद ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस आपने पढ़ ली हुई हैं, बताओ जरा कितनी टाइप की होती हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, और ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। 1 to 4 जो है ना, ग्लाइकोजन 1 to 4, ठीक है, स्टोरेज डिजीजेस में। ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। बाकी आपने याद रखना है एबीसीडी से, ए से एंडरसन, एंडरसन में क्या होता है, ब्रांचिंग वाला अफेक्टेड होगा, और सी से कोरी, कोरी में क्या होगा, डी ब्रांचिंग। अब यहाँ पे वोनगिर की डिजीजेस बताई हुई है, टाइप 1 2 3 4 एंड 5। 1 में क्या होता है, टाइप 1 वोनगिर की डिजीज है, इसमें स्वीयर फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होगा, इंक्रीज ग्लाइकोजन इन द लिवर किडनी एंड इंक्रीज ब्लड लैक्टेट and increased triglyceride with the increased uric acid या फिर gout and hepatomegaly। liver does not regulate the blood glucose। deficiency किसकी होती है, ग्लूकोज 6 फास्फेट की deficiency होती है। ट्रीटमेंट में क्या होता है, frequent oral glucose देते हैं, avoidance of the fructose and galactose, और impaired gluconeogenesis in the glycogenolysis। अब ये आपकी बुनकर की डिजीज जो है वो बार बार पेपर में रिपीट हुई हुई है। ठीक है, इसमें क्या है, ट्रीटमेंट में देखो ग्लूकोज दे भी रहे हैं और ग्लूकोज की रिस्ट्रिक्शन भी कर रहे हैं। ठीक है, जो सिंपल ग्लूकोज है वो आप
आपने ट्रीटमेंट में देनी है, जबकि जो कॉम्प्लेक्स है जैसे हमारे पास फ्रुक्टोज और गलेक्टोज है वो आपने अवॉइड करना है। ये आपका बार बार रिपीट हुआ है। और इंजाइम का पूछते हैं वो कौन सा है, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज है। इसका फाइंडिंग इतना नहीं पूछते। नेक्स्ट है हमारे पास पोम्पे डिजीज। पोम्पे डिजीज क्या है, टाइप 2 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा, पोम्पे में लाइसोजाइमल अल्फा 14 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। होगा क्या इसमें, कार्डियोमायोपैथी, हाइपोटोनिया, एक्सेसिव इंटॉलरेंस, इनलार्ज टंग, सिस्टेमिक फाइंडिंग लीड टू अर्ली डेथ। और पोम्पे में क्या है, पोम्पे ट्रैश टू पोम, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ लेटर आपने याद रखना है, जिसमें हार्ट, लिवर एंड मसल इन्वॉल्व है। अब पोम्पे का और ज्यादा कुछ नहीं पूछते, बस ये एंजाइम आपको पता होना चाहिए, लाइसोसोमल अल्फा 14 ग्लूकोसाइडेज है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास कोरी। कोरी डिजीज टाइप 3 सिमिलर टू वोनगर की डिजीज है, बट माइल्डर सिम्टम के साथ एंड नॉर्मल ब्लड लैक्टेट लेवल होता है। कैन लीड टू, इसमें क्या हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, लिमिट डेक्स्ट्रिन लाइक स्ट्रक्चर एकमुलेट इन साइटोसोल। अब यहाँ पे भी आपने सिर्फ एंजाइम याद रखना है कि कौन सा है, कौन सा है, डी ब्रांचिंग एंजाइम अल्फा 16 ग्लूकोसाइडेज एंड 4 अल्फा डी ग्लूकेनो ट्रांसफरेज। अब याद रखना यहाँ पे अल्फा 14 किसमें था, पोम्पे में, और जो कोरी डिजीज है उसमें क्या है, अल्फा 16 ग्लूकोसाइडेज है। नेक्स्ट है हमारे पास एंडरसन डिजीज। एंडरसन डिजीज में क्या आता है, टाइप 4 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंट विद हिपेटोस्प्लीनोमेगाली, फेलियर टू थ्राइव इन अर्ली इन्फेंसी होगा, इन्फेंटाइल सिरोसिस, मस्कुलर वेस्टिंग, हाइपोटोनिया, कार्डियोमायोपैथी, अर्ली चाइल्डहुड डेथ हो जाती है। और इसमें क्या है, ब्रांचिंग इंजाइम डेफिशिएंसी है, न्यूरोमस्कुलर फॉर्म कैन प्रेजेंट एट एनी एज, हाइपोग्लाइसीमिया अकर लेट इन द डिजीज। अच्छा नेक्स्ट है मकार्डल, ये मेरे टाइम पे आई हुई थी मकार्डल डिजीज, तो इसका ना एंजाइम पूछा हुआ था। ठीक है, तो कौन सा है, एम से मकार्डल, एम से मायोफॉस्फोराइलेज या फिर मसल फास्फोराइलेज के साथ आता है। स्केलेटल मसल ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज है, कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लैट वीनस लैक्टेट कर्व विद द नॉर्मल राइज इन द अमोनिया लेवल ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। अब एम से मकार्डल, एम से मसल, बस इतना याद रखना, बाकी चीजें नहीं याद रहती तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज में क्या होगा, लाइसोजाइम एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, उससे क्या होगा, एकमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट और इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ क्या क्या, टेशियस डिजीज हो सकता है, नेमनपिक डिजीज हो सकती है, और गाउचर डिजीज हो सकती है। ठीक है, अब ये जो आपकी टेशियस और नेमनपिक है ये आई हुई है कई बार। टेशियस में क्या होता है, प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेशन, डेवलपमेंटल डिले, हाइपर रिफ्लेक्सिया, चेरी रेड स्पॉट ऑन द मैक्यूला बनता है, lipid accumulation in the ganglion cell layer, lysozyme with onion skin, no hepatosplenomegaly, VS नेमनपिक, मतलब नेमनपिक में हिपेटोस्प्लेनोमेगाली होती है जबकि टेशियस में नहीं होती। अब इसमें एंजाइम कौन सा डेफिशिएंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, हेक्सोअमाइनिडेज ए, और ये है क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास फेब्री डिजीज। फेब्री डिजीज में क्या आता है, अर्ली में आपके पास ट्राइएड होता है, ट्राइएड ऑफ द एपिसोडिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एंजियोकेराटोमास और हाइपो हाइड्रोसिस। लेट में क्या आएगा, प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर होगा और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। ठीक है, अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज ए एंजाइम है, और ये क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। फेब्री वैसे इतना नहीं आती। अच्छा उसके बाद गाउचर देखो, गाउचर में क्या है, हिपेटोस्प्लीनोमेगाली होगी, पैनसाइटोपिनिया, ओस्टियोपोरोसिस, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फीमर, बोन क्राइसिस, गाउचर सेल लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस रिजेंबल क्रम्बल टिश्यू पेपर, टिश्यू क्रम्बल टिश्यू पेपर की तरह मिलता है। ठीक है, अच्छा एंजाइम कौन सा है, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज, ट्रीट विद द रिकम्बिनेंट ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। ठीक है, और ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। अच्छा इसका ना ये नहीं पूछते, एंजाइम नहीं पूछते, इसमें सिर्फ ये आपको सिम्टम पता होने चाहिए गाउचर डिजीज के। नेक्स्ट है हमारे पास नेमनपिक डिजीज। नेमनपिक में क्या है, प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेशन, हिपेटोस्प्लीनोमेगाली और फोम सेल होते हैं। फोम सेल में क्या है, लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस है, एंड चेरी रेड स्पॉट ऑन द मेडुला मैक्यूला। ठीक है, अब याद रखना चेरी रेड स्पॉट दो डिजीजेस में आ रहा है, टेशिस में भी आ रहा है, नेमनपिक में भी आ रहा है। वहां पे हिपेटोस्प्लीनोमेगाली नहीं थी टेशिस के अंदर, जबकि नेमनपिक के अंदर क्या है, हिपेटोस्प्लीनोमेगाली विद फोम सेल है। ये इन दोनों का डिफरेंस है। इसमें एंजाइम कौन सा है, स्फिंगोमाइलिनेज,
और ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। हंटर सिंड्रोम बच्चों ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है? डोमिनेंट। रिसेसिव कंफर्म नहीं है मैम, सॉरी। हमने वो जो ये देखो ये हंटर सिंड्रोम। मैम एक हंटर है और एक टिंगटन है, इस तरह का नाम है, मतलब दो हैं शायद। हंटर और चीज है, हंटर और चीज है। अच्छा बच्चों ये कीटोन बॉडीज का तो आपको पता ही है। कब बनती हैं कीटोन बॉडीज? फास्टिंग स्टेट में, ठीक है। जब इंसुलिन ना हो। अच्छा वो ग्लूट आपने पढ़े होंगे, ग्लूट 1 ग्लूट 2 3 4 वो क्या होते हैं? हमारे पास ना 5 तरह के ग्लूट हैं, ग्लूट 1 ग्लूट 2 ग्लूट 3 ग्लूट 4 एंड ग्लूट 5। जो ग्लूट 4 है वो क्या है, हमारे पास इंसुलिन डिपेंडेंट है। ठीक है, अब ये होता कहाँ पे है, स्केलेटल मसल में होगा, एडिपोज टिश्यू में होगा और हार्ट में होगा। ग्लूट 1 कहाँ पे है, ग्लूट 1 आपके ब्लड में, ब्लड ब्रेन बैरियर में और हार्ट में। और ये क्या है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। ग्लूट 2 कहाँ होता है, लिवर के अंदर, पैंक्रियास में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये भी इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लो एफिशिएंसी होती है और हाई केम होता है इसका। उसके बाद आपके पास ग्लूट 3 आता है, वो कहाँ पे होता है, ब्रेन में, न्यूरॉन में और स्पर्म में। इसमें भी क्या है हमारे पास, ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। ग्लूट 5 कहाँ पे होगा, इंटेरोसाइट ऑफ द इंटेस्टाइन में और एपिथेलियम ल्यूमिनल सरफेस पे होता है। ये भी क्या है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट है और फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्टर है। अब यहाँ पे ग्लूट 4 की ना एग्जांपल आपको आती है, याद होना चाहिए। ग्लूट 4 जो है इंसुलिन डिपेंडेंट है और कहाँ होता है, स्केलेटल मसल में, एडिपोज टिश्यू में और हार्ट में। अच्छा उसके बाद है लिपोप्रोटीन के फंक्शन। लिपोप्रोटीन्स होती क्या है और क्या इनके डिफरेंट फंक्शन है। लिपोप्रोटीन कंपोज ऑफ वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि जो कार्डियक डिजीजेस हैं उनमें कौन सी चीज रेज्ड होगी, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन? बताओ बच्चों, कौन से वाली अच्छी है, लो या हाई? लो मैम, लो। अच्छी अच्छी हाई है। हाँ, कार्डियक डिजीज में क्या इंक्रीज करती है, आपकी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब काइलोमाइक्रोन का फंक्शन देखो, ये आता होता है एग्जाम में, काइलोमाइक्रोन ने, और ये बहुत वो है, कंफ्यूजिंग है, याद नहीं होते सही तरह से। काइलोमाइक्रोन क्या करता है, डिलीवर डाइट्री ट्राइग्लिसराइड टू द पेरिफेरल टिश्यू। याद रखना, डाइट के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड है उसे डिलीवर करता है टू द पेरिफेरल टिश्यू। डिलीवर कोलेस्ट्रॉल टू द लिवर इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट which are mostly depleted in their triglyceride और secreted by, कहाँ से secrete होते हैं, by the intestinal epithelial cell। अच्छा बच्चों, intestinal epithelial cell या पायर पैचेस से एक और चीज भी secrete हो रही थी, क्या? पायर पैचेस से क्या secrete हो रहा था, अमीनोग्लोबुलिन कोई बन रही थी? आईजीए नहीं बन रहा था?
अच्छा देखो, वीएलडीएल का क्या काम है? ये डिलीवर करती है हिपैटिक ट्राइग्लिसराइड को टू द पेरिफेरल टिश्यू सेक्रेटेड बाय, कहाँ से सेक्रेट हो रहा है? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लीवर से। काइलोमाइक्रोन कहाँ से सेक्रेट हो रहा है? इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल से। काइलोमाइक्रोन का क्या काम है? इसने डिलीवर करना है ट्राइग्लिसराइड को पेरिफेरल टिश्यू में। वीएलडीएल का क्या काम है? इसने हिपैटिक ट्राइग्लिसराइड को पेरिफेरल टिश्यू में डिलीवर करना है। उसके बाद है हमारे पास आईडीएल, इसने क्या करना है? डिलीवर करना है ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल, दोनों को, ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल टू द लिवर। ये कहां से बनता है? फॉर्म्ड बाय डिग्रेडेशन ऑफ वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। उसके बाद है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसने क्या करना है? हिपैटिक कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू में भेजना है। फॉर्म्ड बाय, कहां से फॉर्म होता है? बाय द हिपैटिक लाइपेज मॉडिफिकेशन ऑफ आईडीएल इन द लिवर एंड द पेरिफेरल टिश्यू, taken up by the target cell via कौन से रिसेप्टर मीडिएटेड इंटेरोसाइट से। एलडीएल इज लीथल, एलडीएल बुरा है, इसी वजह से जो हार्ट डिजीज होती है उनमें क्या होता है? एलडीएल रेज्ड होता है। उसके बाद है वेरी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये क्या करता है? मीडिएट रिजर्व कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यू टू द लिवर, पेरिफेरी से लिवर की तरफ लेके आएगा। एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी फॉर एपो सी एंड एपो ई which are needed for the chylomicron and VLDL metabolism, secreted from both, कहाँ से? लिवर से और इंटेस्टाइन दोनों से। अल्कोहल इंक्रीज करता है इसकी सिंथेसिस को। HDL इज हेल्दी, H से HDL और H से हेल्दी। अब मुझे बताओ VLDL कहाँ से रिलीज हो रहा था? बच्चों VLDL कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? लिवर प्लस इंटेस्टाइन दोनों से कौन सी चीज secrete हो रही है? HCl। HDL, ठीक है। और VLDL की डिग्रेडेशन से क्या बनेगा? क्या मैम? VLDL की डिग्रेडेशन से क्या चीज बन रही है? आइडियल आईडीएल, ठीक है। और मुझे ये बताओ कि हेल्दी कौन से वाला है? HDL, LDL या VLDL? HDL HDL। लीथल कौन से वाला है? LDL वो ट्राइग्लिसराइड और साथ में कोलेस्ट्रॉल, दोनों की ट्रांसपोर्ट कौन कराता है टुवर्ड्स द लिवर? आइडियल HDL। आईडीएल। आइडियल दोनों को करवाता है। अच्छा, उसके बाद है फेमिलियल डिसलिपिडीमियास, इसमें क्या है? हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया 1, 2 में क्या है हमारे पास? हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, और 3 में है हमारे पास डिसबीटा लिपोप्रोटीनीमिया, और 4 में हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया। अब जो हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया है वो क्या है हमारे पास? ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? लिपोप्रोटीन लाइपेज आर एपोसी2 डेफिशिएंसी है। क्लिनिकल में क्या आ रहा है इसके? पैंक्रियाटाइटिस होगा, हेपेटोस्प्लिनोमेगैली, प्रोरेटिक ज़ेंथोमास बनेंगे, और क्रीमी लेयर इन सुपरनिटेंट। अब यहाँ पे याद करने वाली चीज आपकी ये दो है, एक तो उसकी पैथोजेनेसिस, दूसरा ब्लड लेवल। ब्लड लेवल में देखो क्या आ रहा है हमारे पास? हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया के ब्लड लेवल में काइलोमाइक्रोन, हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया है तो जाहिर सी बात है इंक्रीज हो जाएगा काइलोमाइक्रोन लेवल, ट्राइग्लिसराइड और साथ में क्या? कोलेस्ट्रॉल, और ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव है। उसके बाद है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, कोलेस्ट्रोलीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। तो क्या इंक्रीज होगा हमारे पास? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, और 2B में क्या होगा हमारे पास? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इंक्रीज होगी। पैथोजेनेसिस में क्या आता है? एब्सेंट या डिफेक्टिव एलडीएल रिसेप्टर और डिफेक्टिव एपो बी 100। उसके बाद है हमारे पास डिस बीटा लिपोप्रोटीनीमिया, उसमें क्या हो रहा है? पैथोजेनेसिस में देखो एपो ई डिफेक्टिव इन टाइप 3, और इसमें है हमारे पास काइलोमाइक्रोन एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इंक्रीज हुआ हुआ इन ब्लड लेवल। और हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया में क्या होगा? हिपैटिक ओवर प्रोडक्शन ऑफ VLDL है, और ब्लड में VLDL और ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज्यादा मिलेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से ना आपके AA में क्वेश्चन बने हुए हैं।
अच्छा बच्चों, अब देखो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कौन से, हमारे पास स्टार्च जो है वो पॉलीसेक्राइड है, सुक्रोज डाइसेक्राइड है, फ्रुक्टोज मोनोसेक्राइड है, ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल होमो पॉलीसेक्राइड है, और डेक्स्ट्रान क्या है, पॉलीसेक्राइड है। यूज इन द हाइपोवोलेमिया टू प्रिवेंट फर्दर लॉस ऑफ वाटर, यूज इन पेशेंट विद लो बीपी। उसके बाद सॉर्बिटोल का बताया हुआ है। सॉर्बिटोल शुगर अल्कोहल फाउंड इन किस में होती है, फ्रूट्स में, प्लांट में, विद डायूरेटिक लैक्सेटिव एंड कैथेरिक property, or unabsorbable sorbitol retains water in the large intestine osmotic pressure, thereby stimulating peristalsis of the intestine or excreting in किसमें होगा, diuretic laxative और कैथेटेरिक इफेक्ट में ये क्या करता है, बाहर निकल जाता है। इसी वजह से होता है ना, मतलब जब डायूरेटिक या लेक्सेटिव हम देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे पास वाटर लॉस साथ में होना शुरू होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ह्यूमन कैन इजीली टॉलरेट द लेक ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन द न्यूट्रिशन। अब मैंने आपको ये इसका वो बताया था न्यूमोनिक, विटामिन विच इंक्रीज इनटेक ऑफ फॉलोइंग, क्या न्यूमोनिक बताया था? टेक केयर FB पर। वेरी गुड, टेक केयर एफ पर। थायमीन इंक्रीज इनटेक ऑफ, थायमीन अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, या फिर कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है, डाइजेशन के लिए थायमीन जरूरी है। टेक केयर FB पर, एफ और बी, एफ से फैट या लिपिड, बी से बायोटिन, ठीक है, लिपिड के लिए क्या जरूरी है, बायोटिन जरूरी है। और उसके बाद है पर, पी से प्रोटीन, आर से राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन इंक्रीज इनटेक ऑफ प्रोटीन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास थोड़ी सी हाई यील्ड पॉइंट बताए हुए हैं। आयरन डिमांड इन प्रेगनेंसी कितना होती है, 800 mg। कैल्शियम रिक्वायर इन प्रेगनेंसी 1200 mg है। कंटेंट ऑफ द फैट इन द मेल कितना है, 15%। बेसलाइन प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैलकुलेटेड एज, कितना जरूरी है प्रोटीन, डेली हमें 1 ग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से चाहिए। अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय सीरियल कितना होती है, 350 to 450। इंटायर बॉडी कंटेन कितना, 100 ट्रिलियन सेल होते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक इन द प्रोटीन सिंथेसिस कितना बॉन्ड टूटते हैं, 4। नेक्स्ट है हाई एनर्जी कंपाउंड मॉलिक्यूल, कौन सा है, ATP है। हाई एनर्जी कंटेंट किस में होता है, स्टार्च में। डाइटरी फाइबर कंटेंट क्या रखते हैं, स्टार्च रखते हैं। लीस्ट अमाउंट ऑफ मिनरल आर फाउंड इन किस में होगा, ट्यूबर्स में। ये बार बार आया हुआ है क्वेश्चन। ATP नीड क्या जरूरी है, मैग्नीशियम। सोप कंटेंट, अब देखो एस से सोप, एस से सोडियम, इंक्रीज अमाउंट ऑफ सोडियम, सॉरी सोप कह रही हूँ, सूप, ठीक है, सूप कंटेन इंक्रीज अमाउंट ऑफ सोडियम। इसी वजह से सूप जो है वो आप हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को नहीं देते होते। नेक्स्ट है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल इन रिच इन किसमें, ज्यादा होता है कोलेस्ट्रॉल, एग योक में। सीरियल कंटेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ, क्या होगा उसमें, कार्बोहाइड्रेट होगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्योरीन मेटाबॉलिज्म क्या है, यूरिक एसिड है। लिपिड सॉल्युबल इन किसमें सॉल्युबल है, सोप वाटर में। अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीजन इज डन बाय किससे होगा, नॉरएपिनेफ्रिन से। अर्लीस्ट डेफिनेट साइन ऑफ द ब्रेन डेथ, तो उसमें क्या होगा, एब्सेंट ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स आता है। हम कैसे देखते हैं कि ब्रेन डेथ हो गई हुई है क्लिनिकली? अच्छा, पीपल क्या होंगे हमारे पास, डायलेटेड होंगे या कंस्ट्रिक्टेड होंगे? डायलेटेड pupil। हाँ, फिक्स एंड डायलेटेड पीपल इसमें। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोन रिलेशन बिटवीन द वेट एंड प्यूबर्टी, कौन सा होता है, लेप्टिन होता है। लेप्टिन क्या करेगा, आपको लीन करेगा कि वेट गेन कराएगा? लीन 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 करेगा, एल से लेप्टिन, एल से लीन। और वेट गेन कराने वाला कौन सा? ग्रेलिन। ग्रेलिन, जी से ग्रेलिन, जी से गेंडा, ग्रेलिन मेक यू गेंडा, ठीक है। उसके बाद है पायरोवेट इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन किसमें, ग्लूकोज एंड एसिटाइल कोए, ये आता होता है MCQ। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन कौन सा आता है, पायरोवेट। एग्जैक्ट रिलीजिंग साइट ऑफ द ग्लूकोकाइनेज कौन सी है हमारे पास, साइटोप्लाज्म ऑफ द हिपेटोसाइट। मेजर एनर्जी रिजर्वायर इन ह्यूमन बीइंग कौन सा है, एडिपोज ट्राइग्लिसराइड है। acetyl CoA can directly convert into fatty acid, cholesterol, and ketone body. Ketosis is normal metabolic process when the body does not have enough glucose of energy. It metabolize and burn store fat instead. Apple जो है वो क्या है, apple is rich in fluorine 2 glucosidase compound which is usually polyphenol and has
डिमोन्स्ट्रेट टू एक्सर्ट एंटी कैंसर एक्टिविटी। अच्छा बच्चों, ये एमसीक्यू आया हुआ है बार बार ना। एंटी कैंसर एक्टिविटी एक एप्पल के साथ आता है, स्ट्रॉबेरी होता है, और इसके 2-3 एमसीक्यू और आते होते हैं। याद है आपको? ये लास्ट टाइम बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहा है, होता है, याद है? डार्क चॉकलेट और बाकी। बोन बोन चलो ये चॉकलेट ग्रुप, है ना वो। हाँ इस तरह का कोई आंसर है उसका। चलो ये वो ग्रुप में होगा, वहां से मैं आपको फिर लेके सेंड कर दूंगी। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द जंक फूड। उसमें क्या होगा? लेक ऑफ विटामिन सच एज विटामिन ए, सी एंड मिनरल, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज एंड ओस्टियोपोरोसिस खास तौर पे, एज वेल एज डेंटल केरीज ड्यू टू हाई शुगर इनटेक। उसके बाद सोयाबीन ऑयल। अच्छा सोयाबीन ऑयल किस चीज का वो है आपको? एक सोयाबीन ऑयल का आता है और एक आता है कोड लिवर ऑयल का। कोड लिवर ऑयल में क्या चीज होती है? सोयाबीन में वही होगा ना, 60% अनसेचुरेटेड जो है एसिड। और कॉड लिवर ऑयल में ज्यादा क्या होता है? हाँ बच्चों, कॉड लिवर ऑयल में क्या होता है? विटामिन, विटामिन डी होता है ना। हाँ जी, कोड लिवर ऑयल और विटामिन डी। गुड। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन डी एंड के। ये क्या करते हैं? हेल्प टू कीप योर हार्ट एंड बोन हेल्दी। सेपरेटली के 2 रेगुलेट नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, वाइल डी3 क्या करता है? आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है और साथ में सपोर्ट करता है मसल फंक्शन को। उसके बाद ये आपने पढ़ लिया हुआ है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, काइलोमाइक्रोन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अच्छा इसमें ना एक चीज दी हुई है गेम्फिब्रोजिल, ये आया हुआ है आपके पास एमसीक्यू। गेम्फिब्रोजिल क्या करता है? डिक्रीज करता है प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड लेवल एंड इंक्रीज प्लाज्मा एचडीएल लेवल। ठीक है, ये याद रखना। अब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में क्या है? स्टेटिन्स है। स्टेटिन्स क्या करते हैं? इनहिबिट एंजाइम एचएमजी को ए रिडक्टेज, cause decrease cholesterol level and increase synthesis of LDL receptor। तो उससे क्या होगा? increase LDL clearance होगी। यूज फॉर डिक्रीजिंग LDL लेवल। आप क्या देते हैं? स्टेटिन देते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जितने भी हार्ट पेशेंट हैं उन्हें स्टेटिन साथ में एडवाइस किया जाता है। आगे एटीपी कैलकुलेशन इन ग्लाइकोलिसिस है, ये हमने कर लिया हुआ है, और रेट लिमिटिंग एंजाइम्स भी देख लिए हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज भी देख लिया। अच्छा उसके बाद है हमारे पास नाइट्रोजन बैलेंस। नाइट्रोजन का सोर्स क्या है बच्चों? मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग, नट्स, ग्रेन, सीरियल, ये सारे क्या हैं? हमें नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। लॉस ऑफ नाइट्रोजन किस में लॉस होता है? यूरिन में, फीसिस में, स्वेट में, हेयर एंड स्किन। एस्टिमेशन ऑफ द नाइट्रोजन, तो इसमें क्या है हमारे पास? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ द नाइट्रोजन बैलेंस। याद है ना, हम बर्न लेवल करा रहे होते हैं खासतौर पे किडनी डिजीज के पेशेंट में, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल देखते हैं। नाइट्रोजन बैलेंस एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन इज fundamental component of the amino acid which are molecular building block of the protein. Therefore nitrogen input and loss can be used to study the protein metabolism। उसके बाद पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस बताया हुआ है और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस बताया हुआ है। पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस अच्छा की एग्जांपल आती है कि किस किस में होता है। ठीक है, तो ये क्या है? पीरियड ऑफ ग्रोथ, हाइपोथायराइडिज्म, टिश्यू रिपेयर, और खास तौर पे प्रेगनेंसी में। और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस किस में होता है? बर्न के पेशेंट में, सीरियस टिश्यू इंजरी में, फीवर में, हाइपरथायराइडिज्म में, वेस्ट डिजीज एंड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ फास्टिंग। तो उसमें क्या होगा? नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होगा। 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है वो इक्विवेलेंट किसके है? 6.25 ग्राम ऑफ द प्रोटीन के। बच्चों यूरिया साइकिल कहाँ चल रहा है?
साइटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में? दोनों में। दोनों में, वेरी गुड। अब इसे क्या कहते हैं? आल्सो कार्ड क्रेब साइकिल, ठीक है। एसोसिएटेड विद 90% ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट ऑफ द यूरिन, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आर्जिनिन है। एंड यूरिया साइकिल अकर इन कहाँ पे होगा? इन द लीवर। फर्स्ट टू रिएक्शन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और बाकी कहाँ पे हो रहे हैं? आपके साइटोसोल में हो रहे हैं। टू नाइट्रोजन एटम ऑफ द यूरिया एंटर होते हैं इन द यूरिया साइकिल एज NH3, ठीक है। और अमाइनो एन ऑफ द एस्पार्टेट as amino end of the aspartate, or one nitrogen of the urea is supplied by free ammonia with the other come with the aspartate। ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यूरिया साइकिल, TCF साइकिल और उसमें जो ATPs बन रहे हैं उसका पता होना चाहिए। अच्छा बच्चों, बायोटिन क्या है? विटामिन B7। पेंटाथेनोइक एसिड कौन सा होता है? B5। B5। बायोटिन क्या करता है? वन कार्बन ट्रांसफर करता है, वन कार्बन ट्रांसफर ऑफ द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। अच्छा, ये रेट लिमिटिंग एंजाइम हमने देख ली में, अब है स्टारवेशन। अच्छा ये ना एक दफा गौर से देख लेना इसमें क्या क्या चीजें बन रही हैं और क्या हो रहा है स्टारवेशन के पीरियड में। ग्लूकोज इज जनरल मेटाबॉलिक फ्यूल, कैन बी मेटाबोलाइज्ड बाय एनी सेल। ग्लूकोज ऑब्टेन फ्रॉम अर्ली एंड डाइटरी शुगर। ग्लूकोज ऑब्टेन फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ, किसकी ब्रेकडाउन? ऑफ द ग्लाइकोजन स्टोरेज। अब मुझे ये बताओ कि जब बंदा उसमें होगा, फास्टिंग में होगा, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा या ग्लाइकोजन लेवल बढ़ेगा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, गुड। अब अगर ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया बॉडी में, उसके रिजर्व जो है वो खत्म हो गए, फिर क्या होगा बॉडी को? कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज आएंगे, गुड। और कीटोन बॉडीज को मेनली कौन सी चीज यूज कर रही होती है, कौन सा ऑर्गन यूज कर रहा होता है? लीवर। ब्रेन नहीं कर रहा होता? ब्रेन करता है ना यूज कीटोन बॉडीज को। अगर ब्रेन की तरफ ग्लूकोज नहीं जाएगी तो ब्रेन की तो डेथ हो जाएगी। देखो यहाँ पे थर्ड फोर्थ पॉइंट, whenever the glucose made from the glycerol reserve start decline, liver start producing कीटोन बॉडी। अब पता चल गया कि लीवर जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? कीटोन बॉडी, ठीक है। फैटी एसिड कैन बी यूज डायरेक्टली एज एनर्जी सोर्स बाय मोस्ट ऑफ द टिश्यू। अब जो है ना, ग्लाइकोजन तो खत्म हो गया, हमारे बाकी जो बॉडी टिश्यूज हैं जैसे लिवर और इधर उधर, इन सब ने क्या करना है? फैटी एसिड को यूज करना है, ठीक है। और जो कीटोन बॉडी बनेगी ये कहाँ जाएगी? ये हमारे ब्रेन में जाएगी, वहां पे एज अ फ्यूल काम करेगी। आफ्टर एग्जॉशन ऑफ द ग्लाइकोजन रिजर्व फॉर नेक्स्ट 2 to 3 डे। अब मतलब अभी तक खाना नहीं मिला, मजीद डिक्लाइन हो गया, ग्लाइकोजन रिजर्व बिल्कुल खत्म होने पे आ गए अगले 2 से 3 दिन में, फिर क्या होगा? फैटी एसिड आर द प्रिंसिपल मेटाबॉलिक फ्यूल। आफ्टर सेवरल डे ऑफ फास्टिंग फिर क्या होता है? ऑल सेल इन द बॉडी बीइंग ब्रेक डाउन प्रोटीन। अब हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोटीन है वो टूटना शुरू हो जाती है सेवरल डे के बाद, ठीक है। तो उससे क्या होगा? प्रोटीन टूटेगी तो वहां से फिर हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज मिलना शुरू होगी। Ultimate cause of death in general, cardiac arrhythmias and cardiac arrest brought by tissue degeneration और इलेक्ट्रोलाइट imbalance की वजह से। ये आपका पूरी लाइन, ये एक MCQ है। In very obese patient, it has been shown that the protein can be depleted first and death from the starvation is predicted to occur before fat reserve are used up। मतलब जो मोटे लोग होते हैं उनका यही फायदा है कि अगर पूरी प्रोटीन खत्म होगी उसके बाद जाके उनका जो है वो डेथ होती है। पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में क्या होगा? आल्सो कॉल्ड फास्टिंग स्टेट, मेटाबॉलिक स्टेट अकरिंग आफ्टर डाइजेशन व्हेन द फूड इज नो लॉन्गर इन द बॉडी, ठीक है। फिर अब क्या हो रहा है हमारे पास? फूड तो नहीं है, तो जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो काम करेगी। द सोर्स ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल ऑफ द लिवर ड्यूरिंग पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट इज ग्लूकोज। पोस्ट ऑब्जॉर्प्टिव स्टेट में क्या होता है? हमारे पास ग्लूकोज होता है सोर्स ऑफ द मेटाबॉलिक फ्यूल।
अच्छा, उसके बाद ये लास्ट लाइन देखो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोवाइड ग्लूकोज ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द फास्टिंग बिटवीन द मील एंड ड्यूरिंग स्लीप। अब है हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक। बच्चों हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन में क्या फर्क है? हीट स्ट्रोक में स्वेटिंग होती है या हीट एग्जॉशन में स्वेटिंग होती है? हीट एग्जॉशन में स्वेटिंग होती है, ठीक है। यही इन दोनों में मेन फर्क है। एग्जॉशन में प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, जबकि हीट स्ट्रोक के अंदर स्वेटिंग नहीं होती। अब पहले हीट क्रैम्प्स देखो। क्रैम्प में क्या होगा, हमारे पास पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ द मसल होगा, ठीक है। और इसमें वोलेंट्री मसल फॉलोइंग विगरस एक्सरसाइज और प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है। कोर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, रिजल्ट फ्रॉम द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होता है, साथ में हमारे वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट की भी डिप्लीशन होना शुरू हो जाती है वाया स्वेटिंग। सोडियम लॉस, hyponatremia is responsible for the cramping which will exacerbate by replacement of water only। क्या कर रहे होते हैं जो ट्रेडमिल कर रहे होते हैं, उन्होंने स्वेटिंग करनी है और साथ में खाली वाटर इनटेक करना है, तो क्या हो रहा है, सोडियम लॉस हो रहा है, हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है। अब हीट एग्जॉशन में क्या हो रहा है, हाइपरथर्मिक सिंड्रोम है ये, प्रोफ्यूज इसमें स्वेटिंग होती है और इनएडिक्वेट साल्ट एंड वाटर रिप्लेसमेंट की वजह से हो रहा है। कोर बॉडी टेम्परेचर एलिवेट हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर में क्या आएगा, टेकिकार्डिया होगा, हेडेक होगा, फटीग, वीकनेस और इरिटेबिलिटी। ट्रीटमेंट में आपने क्या देना है, पेशेंट को सबसे पहले हीट सोर्स से रिमूव करना है, उसकी अपनी जगह हटानी है। एक्टिव इवापोरेशन कूलिंग कैन बी डन बाय टेपिड स्प्रेइंग या फिर फैनिंग। मतलब बहुत ज्यादा उस पे स्प्रे या पानी फेंका जाता है, उसके बाद उसे फैनिंग हवा में पंखे में रखा जाता है। फ्लूइड लॉस आर रिप्लेस्ड विद आइदर ओरल रिहाइड्रेशन मिक्सचर या फिर आईवी आपने आइसोटोनिक सेलाइन देना है। अनट्रीटेड जो हीट एग्जॉशन है उसने क्या काज करना है, हीट स्ट्रोक काज करना है। अब हीट स्ट्रोक में क्या होता है, कोर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा एलिवेट कर जाएगा, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। और इसमें क्या हो रहा है, ड्राई स्किन होगी, स्वेटिंग एब्सेंट होगी ड्यू टू लॉस ऑफ थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म। और जनरली वेसोडाइलेशन हुई भी होती है विद द पेरिफेरल पूलिंग ऑफ द ब्लड। और क्लिनिकल फीचर में क्या आएगा, हेडिक, नोजिया, वोमिटिंग, कोर्स मसल ट्रेमर होंगे, कंफ्यूजन होगी, एग्रेशन और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हाइपरकलीमिया और टेकिकार्डिया होगा। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, आपने रैपिड कूलिंग करनी है बाय यूजिंग वाटर स्प्रे, फैनिंग, आइस पैकिंग इन एक्सिला एंड ग्रोइन। और कोल्ड क्रिस्टलाइड सॉल्यूशंस आपने देने हैं। प्रिवेंट कैसे करेंगे, प्रोटेक्टिव डिवाइस से, जैसे प्रोटेक्टिव गूगल्स यूज करें, हेलमेट आर हेल्पफुल। उसके बाद क्लोथिंग जो है वो लाइट होनी चाहिए, और वर्किंग इन्वायरमेंट जो है वो ह्यूमिडिफाइड होना चाहिए और वेंटिलेटेड होना चाहिए। रेगुलेशन ऑफ द वर्क ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर टू द हॉट इन्वायरमेंट जो है वो आपने कट डाउन करना है। उसके बाद है हीट सिंकपी, ये क्या होती है? बच्चों क्या होती है हीट? अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। हाँ, सिंकपी का मतलब क्या है, वो भी यही है ना, हमारे पास लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या अनकॉन्शियस होना। तो सिंकपी मींस टेम्परेरी लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड पोस्चर, फेंटिंग या फिर पासिंग आउट। तो इसमें क्या है, इन हॉट वेदर सिंकपी इज अकर ड्यू टू, किसकी वजह से, पेरिफेरल वेसोडाइलेशन की वजह से, जिससे क्या होगा, हमारे पास पुलिंग ऑफ द ब्लड होती है, टेम्परेरी इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो जाएगा टुवर्ड्स द ब्रेन और सिंकपी हो जाएगी। This will cause a transient loss of consciousness and posture that will be referred as heat syncope। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट इज ब्रिंग द पेशेंट शेड विद द हेड डाउन, मतलब टांगे ऊपर की तरफ, हेड डाउन, तो वो बेहतर हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास कोल्ड इंजरी। कोल्ड इंजरी में दो चीजें हैं हमारे पास, फ्रॉस्ट बाइट है और ट्रेंच है या फिर इमरियन फुट है। फ्रॉस्ट बाइट क्या होती है, आम सा वर्ड है, हर कोई यूज करता है, फ्रॉस्ट बाइट या फ्रीजिंग कोल्ड इंजरी की वजह से। इसमें क्या होगा, हमारे जो पेरिफेरी या एक्सट्रीमिटीज हैं वो हो जाती हैं कोल्ड, रिप्रेजेंट बाय डायरेक्ट फ्रीजिंग ऑफ द बॉडी यूजुअली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीमिटी
पर्टिकुलरली फिंगर, टो और नोज, ये क्या होते हैं, कोल्ड हो जाती हैं. द टिश्यू मे बिकम एनेस्थेसाइज्ड बिफोर फ्रीजिंग. ट्रीटमेंट में आपने क्या देना है, ऑक्सीजन देना है, एस्पिरिन देनी है 300 mg. फ्रोस्ट बिटन एक्सट्रीमिटी शुड बी रीवार्म्ड इन द वार्म वाटर, कितना 37 to 39 डिग्री सेंटीग्रेड पे, विद द एंटीसेप्टिक एडिट, और एडिक्वेट एनाल्जेसिया इज नेसेसरी. अक्सर आपने देखा होगा फ्रोस्ट बाइट में लोगों को क्या होता है, ये उनकी उंगलियां जो है बहुत ज्यादा रेड और पेनफुल हो जाती हैं. उसके बाद क्या है हमारे पास, ट्रेंच या इमर्जन फुट. इसमें है result from prolonged exposure to the cold or damp condition. Limb, usually foot, appear as a cold, ischemic and numb. There is no freezing of the tissue. Treatment में क्या देंगे आप, एमिट्रिप्टाइलिन देते हैं 50 mg. और कर में फर्क क्या है? मेरेस्मस में मैडम प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से फिर अनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होता है और पेरिफेरल एडिमा वगैरह पेशेंट को होता है. और कैशियर कर में बेसिकली कैलोरिक डेफिशिएंसी होती है. पेरिफेरल एडिमा मेरेस्मस में होगा? मैम शायद उल्टा बता दिया मैंने. नो मैम, मेरेस्मस में मसल जो होते हैं ना वो होते हैं, और क्वाशुकोर में प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से एडिमा होता है. ठीक है. अच्छा देखो, मेरेस्मस और क्वाशियोर, मेरेस्मस के एम से याद रखो कि इसमें मसल वेस्टिंग होगी. मेरेस्मस में क्या है, सबसे पहले याद रखना, इसमें एडिमा नहीं होता. मरासी के बच्चे से याद रखो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा लीन होते हैं, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, एडिमा नहीं होता, मसल वेस्टिंग हुई हुई होती है. एक्सट्रीम मैम ग्रोथ उनका फेलियर, एब्डोमेन जो डिस्टेंडेड होता है मेरेस्मस में. नहीं, एब्डोमेन डिस्टेंशन होता पोर्ट है, बेली उसमें भी एडिमा एडिमा नहीं होता. एब्डोमेन डिस्टेंडेड होता है लेकिन उसमें एडिमा नहीं होता. अच्छा देखो, एक्सट्रीम ग्रोथ फेलियर एंड वेट बिलो 60% ऑफ द एक्सपेक्टेड वेट हो जाता है. पेशेंट अलर्ट एंड हैज गुड एपिटाइट, मतलब भूख उसे सही वाली लगती है, अलर्ट भी रहता है बच्चा जो होता है. फेस जो है उसका कैसे होगा, जैसे ओल्ड मैन का फेस होता है, लिटिल ओल्ड मैन की तरह, या मंकी लाइक फेस हो जाता है, ठीक है. एम से मेरेस्मस, एम से मसल वेस्टिंग, तो मसल वेस्टिंग होगी एंड लॉस ऑफ सबकट फैट, और हेयर आर नॉर्मल, इसमें कोई हेयर चेंजिंग्स नहीं होते. जबकि जो क्वाशियोरकर होता है उसमें क्या है, सबसे पहले एडिमा, पॉट बैली, चाइल्ड जो है वो वीक होगा एंड वेस्टेड बट हैज सम सबकट फैट, फैट इसमें प्रेजेंट है सबकट. साइकोमोटर चेंजिंग्स आएंगी, एपैथी और इरिटेबिलिटी होगी, पफी या मून लाइक फेस होगा, और ग्रोथ फेलियर होगी. इसमें वेस्टिंग मार्क बाय एडिमा और खास तौर पे हेयर चेंजिंग्स. जो हमारे सीपीएस के क्वेश्चन आते हैं उसमें हेयर चेंजिंग्स एंड एडिमा इन दोनों के साथ आता है क्वेश्चन. यहाँ देखो, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन में दो चीजें हमारी, क्वाशियोरकर है और मेरेस्मस है. जो क्वाशियोरकर है उसमें क्या आती है, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से स्किन लियन होगा, एडिमा होगा ड्यू टू डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर. ठीक है. अब इसे हमने याद कैसे रखना है, मील से, MEALS. एम से मेल न्यूट्रिशन, ई से एडिमा, ए से एनीमिया, एल से लीवर, लीवर कौन सा, फैटी लीवर होगा. अब ये क्वाशियोरकर की और मेरेस्मस दोनों की पिक्चर आपको शो कराई गई है. अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्किन चेंजिंग, जैसे हाइपर केराटोसिस और डिसपिगमेंटेशन होगी. नेक्स्ट मेरेस्मस, मेरेस्मस में क्या है, मेल न्यूट्रिशन नॉट काजिंग एडिमा, एडिमा नहीं होता मेरेस्मस के अंदर. डाइट डेफिशिएंट इन कैलोरी होती है, बट नो न्यूट्रिशन आर इंटायरली, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी न्यूट्रिशन एब्सेंट हो, बल्कि ये क्या है, कैलोरी डेफिसिट की वजह से होता है मेरेस्मस. और उसमें क्या होगा, मसल वेस्टिंग होगी. अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि लीनियर ग्रोथ मेंटेन इन एक्यूट प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन वीएस क्रोनिक मेल न्यूट्रिशन. लीनियर ग्रोथ जो है इसमें क्या होती है, मेंटेन रहती है. अच्छा, कुछ रेट लिमिटिंग इंजाइम बताए गए हैं हमें. ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है हमारे पास, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 रेट लिमिटिंग एंजाइम है. ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 1. टीसीए साइकिल में क्या होता है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज. ग्लाइकोजिनेसिस के अंदर ग्लाइकोजन सिंथेज और ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होगा, फास्फोराइलेज, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज. और खास तौर पे ये एचएमपी शंट का आता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज इंजाइम है इसमें. अगर J6PD इंजाइम डेफिशिएंसी किन किन में होती है, और ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि रिसेसिव है?
या एक्स लिंक है? एक्स लिंक्ड है मैम। नेक्स्ट है हमारे पास डिनोवो पायरिमिडीन सिंथेसिस। उसमें क्या होता है, कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेस 2। और डिनोवो प्योरीन सिंथेसिस में क्या आएगा हमारे पास, पीआरपीपी, ग्लूटामीन फास्फोराइबोसाइल फास्फेट अमाइनो ट्रांसफरेज। नेक्स्ट है हमारे पास यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल में क्या होता है, कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेज 1। अब देखो इसमें 1 है, और डी ने वो पायरिमिडीन सिंथेसिस में क्या है 2। फैटी एसिड सिंथेसिस में क्या आता है, एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में क्या आएगा, कार्निटीन एसिटाइल ट्रांसफरेज 1। और कीटोजेनेसिस में एचएमजी कोएज सिंथेज। और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में क्या आता है, रिडक्टेज। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस वाला एमसीक्यू आपका आया हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस वाला भी आया हुआ है। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भेजी थी उसकी टीसीए साइकिल की, उसमें एटीपी कैलकुलेशन थी, वो देख ली थी? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा उसके बाद है मेटाबॉलिज्म साइट। हमारे पास दो साइट्स हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया एक साइटोप्लाज्म है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या हो रहा है, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन हो रही है, जिसमें बीटा ऑक्सीडेशन आता है, एसिटाइल को प्रोडक्शन होगा, टीसीए साइकिल होगा, और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन विद कीटोजेनेसिस। और जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस, एचएमपी शंट, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फैटी एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड। अब दोनों रिएक्शन जिसमें हो रहे हैं उसे याद रखना है हग से, HUG हग। ठीक है, मतलब दोनों में हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होंगे और साइटोप्लाज्म में भी। उसमें क्या आता है, H से हीम सिंथेसिस, U से यूरिया साइकिल, और G से ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये दोनों में हो रहे होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी और साइटोप्लाज्म में भी। अब साइटोप्लाज्म में जो HMP शंट है इसे याद रखना, और माइटोकॉन्ड्रिया में फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन और TCA साइकिल को मत भूलना। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसमें NADPH जो है वो क्या है, NADPH इस प्रोडक्ट, HMP शंट का प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, NADPH है। अब ये NADPH किस किस चीज में यूज होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस में यूज होगा, रेस्पिरेटरी बर्स्ट में यूज होगा, साइटोक्रोम P450 सिस्टम में यूज होगा, और ग्लूटाथायोन रिडक्टेस। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस और रेगुलेशन की एंजाइम। उसमें की एंजाइम कौन कौन से होते हैं, नेट ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है, आपकी साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एंजाइम आपको बताए हुए हैं, रिएक्शन शो कराया हुआ है, जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, वहां पे क्या है, हेक्सोकाइन